ओके, सब लोग ध्यान दीजिए बेटा इधर। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमारे हीट सेक्शन का सबसे आखिरी टॉपिक, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एज यू कैन सी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कंसिस्ट ऑफ 6 टॉपिक्स। पहला तो इंट्रोडक्शन है, फिर है मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर, और तीसरा है आपका बिहेवियर ऑफ गैस। चौथा काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मीन फ्री पाथ। आई थिंक आज के दिन हम ये पहले 3 पार्ट कवर कर लेंगे। इतने पहले 3 पार्ट इजीली आज इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, और रिमेनिंग फिर हम लोग आगे के वक्त देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन में। जब मैं इंट्रोडक्शन का पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखूं तो सबसे पहले उसमें आपको प्रीवियस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा रूबरू कराया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आपने क्या पढ़े, अगर मैं बेसिकली आपसे पूछूं थर्मोडायनेमिक्स में आपने क्या पढ़े, तो आपने पहले तो ये देखा कि भैया व्हाट इज हीट, है ना, हीट क्या है उसके बारे में आपने पढ़ा था। इसका क्लासिकल व्यू यानी ओल्ड व्यू क्या था आपने वो देखा था, और साथ ही साथ आपने मॉडर्न व्यू भी देखा था। ओके, अगर आपको याद होगा क्लासिकल व्यू, है ना, पुराने जमाने में क्या मान के चलते थे हीट को, एक किस्म का फ्लूइड जो छेद में रहता, आपके पोर्स के अंदर रहता, किसी भी मैटर के, और जब आप उसके अंदर गड्ढा करते हैं तो उसमें हीट बाहर निकलती है। मगर बाद में तो चला ये सब बकवास बात है ना, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में या सिस्टम या सराउंडिंग के बीच में ट्रांसफर होते रहती है। इसके अलावा भी हम लोग ने क्या कहा पढ़ा, हीट को किस तरह से अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर किया जा सकता है ना, हीट को इंटरनल एनर्जी में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, हीट को वर्क में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ये सब बातों के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, और उसके अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। दिस वाज आवर विजन अबाउट हीट। अब हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, है ना, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी molecular view of matter that helps us to understand the concept of temperature, pressure, एटसेट्रा। तो पिछली बार हम लोग मैक्रोस्कोपिक व्यू में थे, और इस बार हम लोग आने वाले हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू में। याद होगा पिछली बार मैंने कहा था चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली वी डील विद ओनली मैक्रोस्कोपिक व्यू, मगर यहां पर हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू में भी आना चाहिए। कहां देती देर से आप लोग, चलो चलो बाकी कहां है, अंदर रहते खुला। बंद करो दरवाजा, बस आ जाओ, ठीक है। तो गैस क्या है, तो देखो ये चैप्टर में हम इस बारे में पढ़ने वाले हैं, मगर चलो ठीक है, हम लोग थोड़ा सा जब इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पुराने जमाने में, अब मैं पुराने जमाने की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं किस जमाने की बात कर रहा हूं, 17th सेंचुरी की, है ना। जैसे कि 1662 में बॉयल्स लॉ करके आया था। 16th सेंचुरी में बॉयल्स लॉ करके एक लॉ आया था, इसमें यह कहा था कि अगर सपोज करो किसी सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, किसी सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम को। ऐसा बॉयल्स लॉ ने कहा था, यानी P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन V, और PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये ऐसा बॉयल्स लॉ में कहा गया था। कब की बात है वो, 1662। इसी तरह से न्यूटन ने इस बार भी, देखो न्यूटन बेचारा जनाब, न्यूटन ने मतलब कहां नहीं टपक रहे, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं न्यूटन का नाम आ ही रहा है ना। तो न्यूटन ने भी इसी तरह से कुछ लॉज बताए थे गैस से रिलेटेड, अगेन समवेयर अराउंड 1686 की बात है वो, है ना।
तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि भैया यहां पर गैस किस तरह से बना है, गैस के अंदर पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स किस तरह से बिहेव करते हैं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। हमें सिर्फ जानकारी क्या थी कि हाँ भैया, जैसे कि बॉयल्स लॉ में क्या कहा गया कि भाई ठीक है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह और भी कई सारे लॉज आते गए, जैसे हम लोग आगे देखते चले जाएंगे। तो ऐसा है कि चलो ठीक है, हमको ये लॉ तो पता थे, मगर इसके पीछे का जो राज, इसके पीछे का मॉलिक्यूलर नेचर क्या है, कैसे अचीव हुआ, ये सब चीजों के बारे में हमको पता नहीं था। हम जब मॉलिक्यूलर थ्योरी में आए, जब हम लोग मॉलिक्यूलर मतलब काइनेटिक थ्योरी के बारे में हमने पढ़ना चालू किया, तो हमें इस चीज का, इस कॉन्सेप्ट का डिटेल एनालिसिस मिला। हमको ये चीज को सही तरीके से समझने को हमें क्या हुआ, मौका मिला। ऐसी आगे जाके एक एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस करके भी आता है, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, है ना। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस जब उसने दिया था तब इतना बारीकी से हमें मालूम नहीं था, मगर जब हम लोग ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ा, हम लोग ने आगे जो मॉडर्न व्यू के बारे में स्टडी किया हम लोग ने, तो हमें वो चीजों के बारे में भी क्लैरिटी आ गई। तो इसीलिए ये काफी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो अब हमको देखना है कि सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ, मैं इधर लिखता हूं, ये रफ में लिखो एक चीज, आप रफ बनाओ, रफ नोट्स बनाओ, रफ नोट्स लिख लो इतना। चलो फिर हम लोग जाएंगे सिग्निफिकेंस में। ये इंपॉर्टेंट माना जाएगा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आ सकता है, घुमा फिरा के असर्शन रीजन टाइप की क्वेश्चंस में आ सकता है। तो सिग्निफिकेंस पे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के हर एक लाइन वैसा कहा जाता है इंपॉर्टेंट है, तो मैं एनसीईआरटी को पूरा कोट कर रहा हूं और यहां सिग्निफिकेंस में हम लोग जाते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो मैं यहां से लिखूंगा, इट गिव्स molecular interpretation of pressure and temperature of a gas. It helps to understand gas laws, comma, and Avogadro's hypothesis in a better way. In a better way. Third, it correctly explains gas specific heat capacities of many gases. It correctly explains specific capacity of many gases. It also relates measurable properties of gas such as viscosity, conduction, and diffusion. तो ये सिग्निफिकेंस में आता है इसका पॉइंट, ये ध्यान से पढ़िएगा, याद रखिएगा। जब भी आप इसकी इंपॉर्टेंट नोट्स बनाएंगे शॉर्टकट की, तो इसमें ये पॉइंट्स होना चाहिए
कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं। ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में दे सकता है, खास तौर से करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में दे सकता है ये बना के आपको। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आ सकता है, ठीक है। ओके ओके, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर। मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर। बहुत जमाने पहले ये माना गया कि मैटर कंटिन्यूअस होता है, कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में नहीं होता, ऐसा बहुत पहले माना जाता था। तो मैं ये कहूंगा ओल्ड अजम्पशन। क्या था ओल्ड अजम्पशन? कि मैटर इज कंटिन्यूअस। तो ये बहुत पुराना अजम्पशन था कि मैटर जो है वो आपका कंटिन्यूअस था, मगर जाहिर बात है ये जो अजम्पशन था बहुत ज्यादा गलत था। ऐसा नहीं होता, मैटर ऐसा कंटिन्यूअस नहीं होता, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बटा होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट, डेमोक्रेटिस है ना, और जैसा ग्रीक के जो, आई थिंक ग्रीक का ही था बंदा वो, हाँ ग्रीक का साइंटिस्ट था, तो डेमोक्रेटिस, तो ये एक साइंटिस्ट फ्रॉम ग्रीक। अपने इंडिया से कनाडा नाम के एक साइंटिस्ट थे ऐसे। तो ये साइंटिस्ट का ये मानना था कि नहीं नहीं ये सब बातें गलत हो रही है, कि ऐसा कोई भी जो मैटर है वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है ना। और फिर उसके बाद जैसे कि हम लोग बोलते हैं जैसा कि एटमोस कहा गया उस वक्त, और फिर परमाणु, जैसा परम अंश करके एक जो आता, परम मतलब जो कहा जाएगा एट द वेरी लास्ट, जिसको हम लोग कहते हैं, अंश मतलब होते हैं हिस्सा। तो परम अंश करके एक जो संस्कृत में एक वर्ड आया था, जो ये बताया गया था उस जमाने में ओल्ड इंडियन कल्चर में, कि भैया सबसे छोटा जो होता है पार्टिकल होता है, तो छोटी चीजों से मिलकर बना है। फिर बाद में परम अंश से ही वो बड़ा परमाणु करके एक वर्ड बना था वहां पे। और फिर इसी तरह से माना गया साइंटिस्ट द्वारा कि नहीं, जो मैटर है वो कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। तो ये माना गया मैटर कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। ओके ठीक है, मगर जब ये बताया गया कि मैटर कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकली पार्ट अगर देखा जाए तो ये ज्यादा डिटेल्स इन साइंटिस्ट द्वारा हमें नहीं मिलते। इन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया कि ठीक है कि छोटा छोटा एक पॉइंट होता है उससे सब पार्टिकल से मिलकर बना है, और ज्यादा एलॉबरेशन इनको यहाँ से इनकी थ्योरी से हमें नहीं मिला। तो सबसे ज्यादा इलेबोरेशन हमें जो मिला है आज के मॉडर्न व्यू के हिसाब से, वो जॉन डाल्टन की थ्योरी से मिला है, और इसीलिए एटम की खोज का जो श्रेय जाता है वो जॉन डाल्टन को जाता है ना। तो जॉन डाल्टन ने बहुत सारी बातें बताई थी। उन्होंने ये बताया था कि भाई देखो, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, जिस सभी जो एलिमेंट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम है अलग अलग नेचर के होते हैं। और अगर हम लोग सेम एलिमेंट के कहीं पे भी कोई भी एटम उठाएंगे तो एक ही तरीके का होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑक्सीजन का एटम अगर उठाता हूँ यहाँ से, है ना, मैंने इंडिया से एक सैंपल कलेक्ट किया ऑक्सीजन का, और मैं बोलूंगा भाई ठीक है इसका एटम किस तरह से, इसको स्ट्रक्चर देख लो। अभी मैं अमेरिका चले गया, कनाडा चले गया, है ना, वहां पर से ऑक्सीजन का सैंपल उठाता हूं मैं, तो वहां पर जो ऑक्सीजन के सैंपल का जो स्ट्रक्चर होगा एग्जैक्ट वही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी होगा। और फिर इन्होंने ही बताया था कि ये एटम्स कंबाइन होकर कंपाउंड बनते हैं। एटम्स कंबाइन होकर क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, जिनको आगे जाके हम लोग ने क्या बोला नाम, मॉलिक्यूल्स, है ना, मॉलिक्यूल्स इस तरह से हम लोग ने नाम दिया। तो ये सब चीजों की वजह से जॉन डाल्टन को माना जाता है ऐसा कि इन्होंने एक्चुअली में एटम्स की खोज की थी। हालांकि इनसे पहले काफी साल पहले कई सारे साइंटिस्ट बोल के चले गए, मगर इतना इलेबोरेशन से उन्होंने कोई रिप्रेजेंट नहीं किया अपनी थ्योरी, है ना। हालांकि हर कोई बोलता है अपने अपने कल्चर में नहीं कि हमने पूरा ज्यादा इस तरीके से इलेबोरेट किए। जैसे कि हम इंडियंस है तो हम अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से बोलते हैं कि भाई ठीक है, नहीं हम लोग ने ज्यादा सही तरीके से इसको इलेबोरेट किए थे।
वही अरेबिक कल्चर वाले बोलेंगे नहीं हम लोग ज्यादा तरीके सही तरीके से उसको एलेबोरेट किए थे। ग्रीक वाले बोलेंगे नहीं हमने पहले ही बता दिया सब कुछ ज्यादा तरीके से एलेबोरेट किए थे। मगर भैया हमको स्टडी करना है आज के हिसाब से, मॉडर्न व्यू के हिसाब से। हम अपना कल्चर इसमें नहीं डाल सकते, यानी हमको एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा। एनसीईआरटी जो बोल रहा है उसको चुपचाप अभी एग्जाम के कम से कम हद तक के तो फॉलो करना पड़ेगा। आप ये मत करो कि भाई नहीं नहीं हम तो हमारी तो मान्यता ये है, हम ये मान के चलेंगे इन्होंने पहले किए तो वो ठीक है। आप बोलेंगे एनसीईआरटी में आएगा क्वेश्चन कि भैया किसने किया पहले बताओ, आप बोले नहीं इसने किया, ये आंसर ही गलत है, नन ऑफ दिस। तो ऐसा मत करना है ना, अपने को एग्जाम की हद तक के तो भैया एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी ने क्रेडिट किसको दिया है? जॉन डल्टन को दिया है कि उसने कहा है कि भाई इन्होंने खोज की थी। ठीक है, तो भाई इधर उधर अपना नॉलेज मत घुसेड़ना। ठीक है, तो अगर मैं कहूंगा कि कहीं ठीक है डेल्टन थ्योरी जो है वो काफी साल, हाँ, तो जब जॉन डेल्टन ने अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था फिर उसी के आसपास हमारे पास गे लुसेक्स लॉ करके भी आया था। गे लुसेक्स लॉ, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं गे लुसेक्स लॉ, जस्ट अ मोमेंट, इन द ईयर 1808, तो इन द ईयर 1808 की बात है। तो गे लुसेक्स लॉ में इन द ईयर 1808 में यह कहा गया कि अगर सिस्टम का वॉल्यूम हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, अगर सिस्टम का हम लोग क्या रखते हैं कांस्टेंट बेटा? वॉल्यूम। तो अगर सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं हम लोग तो प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके टेम्परेचर को। ऐसा गे लुसेक्स लॉ का कहना था। तो जिसके तहत मैं ये भी कह सकता हूं P/T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है ना। इसी तरह से चार्ल्स लॉ भी आया था। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में ये कहा गया कि चलो ठीक है कि अगर मान लो प्रेशर कांस्टेंट रहता है, अगर मान लो प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टेम्परेचर। तो भैया हम लोग ने तीन तरह के लॉज देखे जिन्हें मिलाकर गैस लॉ कहा जाता है। पहला क्या था? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या कहा गया कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ये लुसेक्स लॉ में क्या कहा गया? प्रेशर या वॉल्यूम कांस्टेंट रहा तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और आपके बाद में चार्ल्स लॉ में क्या कहा गया? अगर प्रेशर कांस्टेंट रहा तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब ऐसा है कि ये लॉज या फिर ये कहा जाएगा कि काइनेटिक थ्योरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिचर्ड फेनमैन, रिचर्ड फेनमैन एक काफी मशहूर साइंटिस्ट है और जिसको हम लोग कहते हैं इनके फिनमैन टेक्निक भी एक पढ़ने की एक टेक्निक है जिसे हम लोग फिनमैन टेक्निक कहते हैं। फिनलैंड में इसको काफी मशहूर है ये टेक्निक, आपको पहले बताया भी था मैंने। फिनमैन टेक्निक अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ो किसी को, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पर्टिकुलर फिजिक्स पढ़ना है, चैप्टर पढ़ना है पर्टिकुलर फिजिक्स का, और मैं ये चाहता हूं कि मेरे दिमाग में एकदम बैठ जाए, इसके सारे कंसेप्ट मेरे को क्लियर रहे, मेरे को याददाश्त उसकी अच्छी रहे, तो मैं इसको कैसे पढ़ूं? तो फिनमैन टेक्निक ये कहता है कि आप क्या करो, सामने कोई ऑब्जेक्ट रखो और ऐसा समझो कि आप जो पढ़ रहे हो उसको समझाने की कोशिश करो, है ना। आप घर पे जाकर ट्राई कर सकते, जबरदस्ती क्या कर अपने छोटे भाई बहन को बैठा दो जिसे कुछ नहीं समझता, उसको बांध के बैठा दो, हिलना नहीं, कोई रिश्वत दे के हिला दो, बैठा दो उसको कि भैया देखो मैं 100 रुपए दूंगा, भले मत दो, बोलने का क्या जा रहा है ना, चलो आइसक्रीम का लालच दे दो, तू चुपचाप यहाँ बैठ, मैं जो बोलूंगा चुपचाप 1 घंटे तक हिलना नहीं यहाँ से, चुपचाप सुनना। बोले ठीक है। अब क्या करो, कोई एक टॉपिक लो, उसको समझाओ, समझाने की कोशिश करो एकदम सादी भाषा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बोलेंगे हाँ मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर पढ़ रहे अपन, है ना, देख रहे भाई इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर में ये टॉपिक अपने को पढ़ना है। चल अपन शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से, है ना। अपन ने पिछले चैप्टर में क्या पढ़े थे, देख मालूम किया, खुद ही जवाब देने का, हाँ ये देख ये पढ़े थे अपन। अब अगला टॉपिक क्या है अपना, देख ये अपने को पढ़ना है, तो नोट्स में पढ़ लेने का पहले थ्योरी, ये देख ये थ्योरी क्या बोलने की कोशिश कर रही है ना, उसको ये पढ़ाने, वो यूं यूं करके चुपचाप देखते रहेगा, है ना। उससे सवाल कर लिया भैया ये ऐसा क्यों ऐसा क्यों, है ना, ठीक है, और भी अच्छी बात है, तो खुद से सवाल कर, अब तेरे मन में ये सवाल आ रहा होगा ऐसा क्यों, है कि? तो भाई जैसे कि एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ रहे,
देख रहे भाई तेरे को गैस को क्या करना है, तेरे को गैस को एक्सपांड करना है ना, एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे ले जाने का, मगर तू उसको हीट नहीं देगा, हीट इधर से उधर जाने का नहीं, और उसको एक्सपांड कर रहे हैं तो कैसे एक्सपांड करेंगे, है ना। उसको समझाने की कोशिश करो सारी चीजें, फिर इसमें जो सवाल आके अटकेंगे, अब तेरे मन में ये सवाल आ रहा हूँ ऐसा, तो फिर भाई सवाल अटक गए, अपन भी अटक गए, अब क्या करते, उसमें रिसर्च सर्च मार लेना, है ना, अरे वो थ्योरी में देख लेना क्या था उसका पीछे का राज, है ना। अब तू सवाल कर रहा हूँ ऐसा क्यों, पढ़ के बता देने का। तो ये इस तरीके से समझाओ, और अगर कोई बंदा मिले तो ठीक, सामने तकिए को रख दो, टेडी बियर को रख दो, है ना, किसी भी चीज को रखो, है ना, सामने कुछ भी रखो, ये रख दो उसको, अपने क्या होता है स्प्रे बॉटल को रख दो, जैसे कि तुमको देख रहा है ना। अब इसको समझाने की कोशिश करो, देख रहे भाई देखो समझ में आया क्या, इसको समझाने की कोशिश करो। अब ये तुम इस तरीके से पढ़ोगे तो काफी ज्यादा वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। इसको फिनमैन टेक्निक बोलते हैं, और ये ऑफकोर्स कारगर है, आप घर पे जाकर ट्राई करके देख सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि अगर तुमको कोई देखे, तुम्हारे घर वालों ने किसी ने इस तरह से बात करते हुए देखे तुमको, माँ बोले इसके ऊपर असरात हो गए भाई, चलो बोले मौलाना के पास लेके ये भी चांसेस है। तो भाई देखो, पढ़ो तुम उस हिसाब से, तुम्हारे को काफी चीजों से अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हाँ, तो रिचर्ड फिनमैन, जो मैंने कहा 19th सेंचुरी में, है ना, 1980 में जो उसके आसपास उनका डेथ हुआ, तो 20th सेंचुरी के साइंटिस्ट है। उनका मानना यह था कि भैया देखो, ये जो अपन काइनेटिक थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, ये जो मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर अपन पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसकी जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है। अगर इसकी सही जानकारी नहीं होती तो हम लोग, जो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन है, बहुत जल्दी बर्बाद हो गया होता। वैसे अभी भी बर्बाद हो ही रहे हम लोग, मसला वो नहीं है, मगर और जल्दी बर्बाद हो गया होता। बोले कैसे, क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर नेचर, मतलब एटम्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उनमें फिशन कैसे होता है, इनमें फ्यूजन कैसे होता है, ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कि भैया आपको शायद से मालूम हो, ओपनहाइमर का जो, जिससे एटॉमिक बॉम्ब का उसने जब रिसर्च किया था, तो उससे उस वक्त ऐसा कहते हैं कि ये मालूम नहीं था उसको रोकेंगे कैसे, ऐसा मैंने सुना। तो उसको रोकेंगे कैसे मालूम नहीं था, वो बस उसने ब्लास्ट कर दिया, वो देखेंगे बोले होता है तो रुक ही जाएगा इंशाल्लाह, बोले उसने कैलकुलेट किया था इतनी बर्बादी होगी, इतना कुछ होगा, है ना, तो उसको ये नहीं मालूम था कि ये रुकेगा कैसे। तो खैर उसने ब्लास्ट हुआ, काफी ज्यादा तबाही हुई, और फाइनली वो जो आसपास की सराउंडिंग हमारा जिस तरह से बना है उसको रोक दिया। मगर बाद में जब पता चला कि भैया इसमें इतनी एनर्जी निकली है, तो बर्बादी के बजाय इससे अपन कुछ अच्छा फायदा भी उठा सकते हैं। बोले क्या, आप इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो इतनी ज्यादा, क्योंकि आप इतने सारे कोयले जलाकर, और कोयले निकालने के लिए कितनी खदानों को खोदना पड़ेगा, उतने सारे कोयले जलाकर आप जो हीट निकालते हैं, मान लो बोलते हैं ऐसा कि एक डब्बा मालगाड़ी जितना वो कोयला जलाकर जितनी हीट निकलती है, वो 2 किलो के यूरेनियम में उतनी हीट निकल जाती है, उतनी एनर्जी मिल जाती है। तो उसकी जगह यूरेनियम का सही तरीके से इस्तेमाल करो। मगर भैया ठीक है, तुम यूरेनियम का इस्तेमाल कर रहे, उसमें भी ब्लास्ट करना पड़ता है, उसमें भी आप आखिरी में जाके न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ेंगे, आप एटम्स या न्यूक्लियर चैप्टर में जब न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ेंगे चैप्टर, आपको तब समझ में आएगा। तो उसमें भी आपको ब्लास्ट करना पड़ता है, उसमें भी एक्सप्लोजन चाहिए रहता है। मगर फर्क इतना है कि आपके एक्सप्लोजन जो बॉम्ब्स में होता है, उसमें अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है ना, जो कि नागासाकी में हुआ था, है ना, हिरोशिमा नागासाकी में, वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन था, वो ऐसा चेन रिएक्शन था जो कंट्रोल में नहीं है। मगर यहां पर जो पावर प्लांट्स में होता है वो कंट्रोल चेन रिएक्शन होते हैं। तो सवाल उठा इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, कौन सी चीज उसको कंट्रोल कर सकती है। जैसे आज के जमाने में हमको मालूम है कि कैडमियम रॉड्स उसको कंट्रोल करते हैं, मगर ठीक है कैडमियम रॉड्स कंट्रोल करते हैं, उसको कैसे मालूम पड़ा होगा, जब तक आपको कैडमियम का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जब तक कैडमियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका नेचर मालूम नहीं हुआ होगा, तब तक कि आप उसको मालूम ही नहीं कर सकते थे, है ना। तो इसी तरह से हम लोग ने कहा इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे भाई वॉल्केनिक इरप्शंस होता है, और भी कई सारी चीजें होती हैं, उससे कई सारी तबाही पैदा होती है, तो हार्मफुल रेडिएशंस आते हैं वहां से बाहर। तो इनसे बचा कैसा जाए, क्या है ये, क्या अपने बदलाव ला सकते हैं अपने जिस्म में, तो ये सब चीजें हमें कैसे पता चल सकती है, जब हमें मैटर का क्या पता हो, मॉलिक्यूलर नेचर पता हो। तो इसीलिए रिचर्ड फिनमैन का ये कहना था कि भैया ये जो सब पढ़ रहे ना, ये आपको लग रहा होगा कोई काम की चीज नहीं, अरे भैया बहुत ज्यादा जरूरी चीज है।
अगर इन चीजों का नॉलेज नहीं होता तो हमारा जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है अभी एक्सटिंक्शन पे आ चुका होता। एक्सटिंक्शन मालूम है ना, बर्बादी के कागार पे, खत्म होने वाला है। जैसे ऐसे कई सारे जानवर है जो एक्सटिंक्ट हो चुके, जैसे तस्मानियन टाइगर करके हुआ करता था, मालूम है तुमको? तस्मानियन टाइगर, तस्मानियन टाइगर दिखने में कुत्ते जैसा थोड़ा होता था वो, और मगर शेर के जैसे उस पर स्ट्रिप्स होते थे, टाइगर के जैसे स्ट्रिप्स हुआ करते थे। और ये आई थिंक 1900s में लास्ट टाइम कुछ देखा गया हो, 1908 के आसपास आखिरी बार वो देखा गया। ऐसे कई सारे जानवर है, बहुत सारे जानवर है। एक तुमने अभी देखे होंगे, एक परिंदा है, वो कौन सा, तो उसको कौन सी तो कोयल बोलते हैं, उसका जो साउंड है बहुत खूबसूरत है, बहुत यूनिक है। तो बोलते लास्ट एक कोई टाइम कुछ तो भी एक उसका एक यूट्यूब वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे, मैंने देखा कि उसका आखिरी ये था, बोले जैसे आखिरी रिकॉर्डेड, इसके बाद ही खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, खत्म हो गया। अब है हमारी जैसे इंडियन, मतलब इंडियन बोलो सॉरी, हमारी जो वर्ल्ड में हम लोग जो है, हम जो बेधड़ल्ले से चीजों को यूज करते हैं, है ना, हम लोग बिल्कुल नेचर का ख्याल नहीं करते, इस वजह से देखो जो क्या बर्बादी आ ही रही और होगा। हम लोग खुद इस प्लेनेट को बर्बाद करके छोड़ेंगे, जो कि हो रहा है। अब आप देख सकते हैं गर्मी का मौसम आ रहा, कितनी खतरनाक लेवल की गर्मी हो रही, उसके पीछे का रीजन सभी को मालूम है। हाँ भाई, डिफॉरेस्टेशन उसके पीछे का रीजन है, मगर वो रुक रहा क्या? नहीं रुक रहा। अभी डेवलपमेंट के नाम पे एक पर्टिकुलर एक जंगल है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा काट दिया गया है ना। कई लोगों ने, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया उसके खिलाफ, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, मगर सबको जेल में डाल दिए, लाठी चार्ज किए उनके ऊपर। मगर डेवलपमेंट के नाम पे बड़े बड़े उद्योगपति जो कहा जाएगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको वो इंडस्ट्री बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए बहुत बड़ा जंगल काट दिया गया, मैंग्रोव था, फॉरेस्ट था बहुत बड़ा, वो काट दिया। ऐसी बहुत बार एक मुंबई में एक बहुत बड़ा जंगल का एरिया था, तो वहां पर मेट्रो लाइन बिछाने के लिए वो काटा गया, है ना। हालांकि बोले हम 1 लाख पेड़ लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो अपने मालूम है वो कितना लगाते हो और क्या करते हो। तो ऐसा धड़ल्ले से चल रहा। हालांकि सबको मालूम है क्या प्रॉब्लम जा रही है, आगे क्या जा रहा है। अब जैसे हम अपने घर का, जैसे ये सामने एक झाड़ था, है ना, अच्छा बड़ा घना झाड़ था, शेड अच्छा खासा था, मगर हमने हमारा घर सही तरीके से बनाने के लिए उसको काट दिया। ऐसी चलते रहता, चलते रहा। हर कोई सोचता मेरे एक झाड़ काटने से क्या हुआ। ऐसे 100 करोड़ लोग हैं, ये सोचते कि मेरे एक झाड़ काटने से क्या हुआ, और होता क्या, 100 करोड़ झाड़ कट जाते। अब फिर उसका हमको देखने को मिल रहा नतीजा, गर्मी खतरनाक लेवल की, बारिश हो रही तो हो रही, नहीं तो नहीं हो रही, और फिर एकदम, नहीं तो बहुत बुरा हाल है ना। समर सीजन में जब हम लोग छुट्टियों में जाते थे हमारे गांव में, मालापुर में, तो समर सीजन में भी मेरे घर के जो पीछे ये नदी है वो बहती थी, और साफ पानी, ट्रांसपेरेंट पानी आता था। हम लोग वहां जाके फिशिंग करते थे, वहां मल्ले लगते थे, वहां पर बहुत अच्छा लगता था मोमेंट। हम लोग तरसते थे जाने के लिए। मगर आज के जमाने में देखेंगे तो वो नाला जैसा बन के बैठा हुआ है, बस कुछ खास नहीं। हाँ, बस बारिश का मौसम है तब वो थोड़ा बहती है, नहीं तो भाई वो, भाई लोगों का नाला है वो, सबकी घर की गंदगी वहां से बहती है। तो हम खुद बर्बाद कर रहे हैं। तो ये चीजों को हम आगे बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे, और हमें ये चीजों का अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं रहा तो हम इसी तरह बर्बादी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसे कि हमने कहा कि रिचर्ड फील्डमैन ने ये कहा कि ये चीजों के नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और हमें मॉलिकुलर नेचर के बारे में पता चला, एटॉमिक नेचर के बारे में पता चला। हमें ये पता चला कि जो मैटर, जो हमें दिखने में थोड़ा सा स्टैटिक लगता है, जैसे गैस, मैंने बोला कि ठीक है कि एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के कुछ कोई है क्या, कौन है? रज़ाक साहब, आप बहुत जल्दी नहीं आ गए? नहीं, मेरा मूड नहीं है तेरे को डांटने का। अरे है ना, चेयर सीधा बैठी हुई यार, कहाँ कुछ भी काम तेरे। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, एक अगर मैं बोलूंगा, एक ट्रांसपेरेंट मेरे पास गैस सिलेंडर, एक सिलेंडर है, और उसके अंदर मैंने गैस भर के रख दिया, और मैं ऐसा गौर से देख रहा हूं, तो मुझे वो गैस एकदम स्लो मोशन में या फिर एकदम ऐसा ठहरी हुई नजर आएगी देखने में। जैसे बादल है ना, बादल हमको नजर आते हैं ऐसे एकदम बेहतरीन खूबसूरत खूबसूरत शेप बनाते हैं। हमें लगता है कि वो जो भी धुआं है, जो स्मोक है, एकदम स्टैटिक है, एक जगह पे रुका हुआ है। मगर इन रियलिटी ऐसा नहीं है। इन रियलिटी ये जो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है, वो लगातार रैंडम मोशन में इधर उधर इधर उधर इधर उधर घूम रहे हैं, है ना। और जब भी ये आपस में घूमते इधर से उधर, तो ये आपस में टकराते हैं, है ना। और साथ ही साथ आपके जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर है उसके साथ भी लगातार टकराते रहते हैं, और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। जब ये दो रहते हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है,
और जब ये करीब आ जाते, बहुत ज्यादा करीब आ जाते, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होता है। ये मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं, ये हर मैटर में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैसेस में भी। हाँ, फर्क इतना है कि मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में थोड़ा ज्यादा होता है, और उनके बीच में मॉलिक्यूल्स में जो स्पेस होती है, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होती है, वो फिक्स स्टेट होती है। जैसे सॉलिड के अंदर अगर मैं बात करूं कि भैया मैं बोलूंगा ये पेन जिस मॉलिक्यूल से बना होगा, तो उसका ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच का स्पेस जो है एकदम फिक्स है, अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम डिग्री, अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम डिग्री, ये हटेगा नहीं, यहां से फिक्स रहेगा। वहीं अगर मैं लिक्विड में बोलूं तो हाँ, थोड़ा सा ये स्पेस वेरिएबल है लिक्विड में, और जब गैशियस की बात करते हैं तो ये तो बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है। गैशियस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, वो बहुत ज्यादा वीक होता है, बहुत ज्यादा वीक होता है। इसीलिए जब हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, है ना, या फिर इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं काइनेटिक थ्योरी, हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करते हैं, है ना। हमारा पूरा डिस्कशन यहां पर इस चीज को लेकर होगा आगे जाके चैप्टर में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मतलब मोशन से रिलेटेड थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, तो वहां पर जो एग्जिस्टिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी गैस में, जो पैदा होती है पोटेंशियल एनर्जी, वो थोड़ा सा नहीं के बराबर होती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग ने गैसेस के बारे में हम लोग ने ये देखा कि भाई उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्शन भी होता है, मगर सबसे ज्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन की जो क्वांटिटी होती है वो कैसी होती है, बहुत ज्यादा कम होती है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी वहां पर निग्लिजिबल होती है। और हम लोग पूरा जो स्टडी करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो ये मतलब कहा जाएगा थ्योरेटिकल पार्ट था, ये जो मैं पूरा डिस्क्राइब कर रहा हूं अभी तक के मैंने जो पूरा बताया, ये थ्योरेटिकल पार्ट था, और इसमें बस वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जैसा दिया हुआ है कि हमें आगे क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या है, कैसा चीजें हमको पढ़ना है। अब हमारा असल चालू होता है, हमारा चालू होगा बिहेवियर ऑफ गैसेस। हमारा जो कहा जाएगा स्टेट बोर्ड का जो चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन करके है, वो भी शुरुआत किया उसने बिहेवियर ऑफ गैसेस से ही, है ना। तो हम लोग देखेंगे उसको आगे, हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो क्या चीज है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो 14.3 ध्यान दीजिए बेटा, बिहेवियर ऑफ गैसेस। बिहेवियर ऑफ गैसेस, देखो हम लोग ने गैस लॉ में क्या पढ़ा था, एक गैस लॉ में हमने पढ़ा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, है ना, गॉस लॉ। फिर एक गेल-लुसैक्स लॉ के हिसाब से हमने पढ़ा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिर हमने पढ़ा कि भाई ठीक है, चार्ल्स लॉ में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इन तीनों को कंबाइन करके अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो मैं इसको ऐसा बना सकता हूं, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यहां सारी बातें सेटिस्फाई हो रही। देखो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो ये सारी बातें यहां इस इक्वेशन में कोइंसाइड सेटिस्फाई हो रही। हम असल में यहां ये देख रहे हैं कि आइडियल गैस की इक्वेशन की शुरुआत कैसी हुई थी, बना कैसे था वो। आज सभी लोग को मालूम है आइडियल गैस की इक्वेशन कैसे, क्या है वैल्यू या इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल्स टू म्यू RT, रट्टा मालूम है। एक और फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल्स टू NKT, बोल्ट्जमान कांस्टेंट के फॉर्म में, मगर ये बना कैसे था फॉर्मूला, तो देखो इसमें। तो जब गैस लॉ स्टडी किया गया और हम लोग काइनेटिक थ्योरी को या फिर गैस को मॉलिक्यूलर नेचर में पढ़ना शुरू कर दिए, तो हम लोग ने पहले बनाया ये, जब गैस लॉ को असेंबल करके ये इक्वेशन बनाई, हमने ये कहा कि अच्छा देखो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। फिर हमने कहा, फिर यहां एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आई।
कैपिटल के, पीवी इज इक्वल्स टू के टी। ये के क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ये चेंजेस विथ वॉल्यूम, चेंजेस विथ वॉल्यूम। तो जैसे जैसे ये वॉल्यूम बदलता था गैस का, क्योंकि शुरुआत देखो ये चीज हम लोग देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हुई। एक मतलब पहले ये इक्वेशन बनी होगी, फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया होगा, लोगों ने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पे रिसर्च करना स्टार्ट किए होंगे। सालों तक सिर्फ ये इक्वेशन, आइडियल गैस की इक्वेशन को सिर्फ इसी तरह माना गया होगा, है ना। इसके पर रिसर्च चला फिर कि भाई ठीक है, ये के जो है वॉल्यूम के साथ बदलता है और ये कांस्टेंट होता है फॉर अ सैंपल ऑफ गैस, फॉर अ गिवन सैंपल ऑफ गैस। जो भी आप गैस का सैंपल देंगे उसके लिए कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, मगर उस गैस का तुम अगर वॉल्यूम चेंज करोगे तो वो भी चेंज हो गया। साथ ही साथ ये भी देखा गया ये के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और जब भी इस कांस्टेंट को मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड करता था तो एक फिक्स वैल्यू आती थी। जब भी मैं इस के को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करता था तो एक फिक्स वैल्यू आती थी, और वो फिक्स वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ये फिक्स वैल्यू आया करती थी 1.38 इंटू 10⁻⁻23। फिर इस फिक्स वैल्यू को एक नाम दिया गया केबी करके, जिसको हम लोग आज के जमाने में बोलते हैं बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। और ये वैल्यू हर गैस के लिए, हर गैस के लिए, हर सिचुएशन में बोल रहा मैं, हर गैस के लिए कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। तो अगर ऐसी बात है कि ये भाई लगातार कांस्टेंट ही रहने वाला है, तो अब ये जो इक्वेशन है मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, पीवी इज इक्वल्स टू एन के टी। पीवी इज इक्वल्स टू एन के टी। कैपिटल के के जगह अब जैसे देखो ना, कैपिटल के, इसको एन को इधर ट्रांसफर कर दो तो फिर वो हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब ऐसा है therefore पीवी अपॉन एन इंटू टी, इसको आप केबी बोल सकते हैं। पीवी अपॉन एन इंटू टी, इसको हम लोग क्या कहेंगे? केबी। मगर केबी तो कैसा है? कांस्टेंट है। हमने कहा ना हर गैस के लिए कैसा होता है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब पीवी अपॉन एन टी भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो किन्हीं दो गैस के लिए P1 V1 N1 T1 और P2 V2 N2 T2, इसकी वैल्यू कैसी रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है। ओके, अब एक काम करो, मान के चलो P1 और P2 की वैल्यू सेम है, T1 और T2 की वैल्यू सेम है, तो तुमको नहीं लगता मैं V1 अपॉन N1 और V2 अपॉन N2 लिख सकता हूं? है ना, P1 इक्वल्स टू P2, T1 इक्वल्स टू T2। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं। थोड़ा उल्टा करो तो मैं यहां लिख सकता हूं N1 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन V2। N1 बाय V1 इज इक्वल्स टू N2 बाय V2। अच्छा, N1 बाय V1 क्या है? N1 क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और आपका V1 क्या है? एक गैस का वॉल्यूम है। अच्छा, किसी भी गैस के वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को किसी भी गैस के वॉल्यूम से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो वो क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं यहां लिख सकता हूं therefore स्मॉल n1 इज इक्वल्स टू स्मॉल n2, जहां पे स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। ठीक है, तो अब ये कहना क्या चाहता है? तो ये कहना ये चाहता है इफ प्रेशर and temperature of the two system of gas is same, then the number of molecules per unit volume is always कांस्टेंट। बोले सर समझा नहीं। मान लो ये एक डब्बा है, ये दूसरा डब्बा है,
है ना। इसमें मैंने हाइड्रोजन गैस भरा है और इसमें मैंने ऑक्सीजन गैस भरा है। ये डब्बे में क्या है, हाइड्रोजन गैस, और ये डब्बे में क्या है, ऑक्सीजन गैस। और मैं क्या करता हूं, इसका एक हिस्सा पकड़ता हूं, एक हिस्सा डब्बे का, ये 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम वाला हिस्सा है, और इसका भी एक हिस्सा पकड़ता हूं मैं, ये वॉल्यूम भी कितना है, 1 मीटर क्यूब का है। ओके, इसका प्रेशर सेम है, इसका टेम्परेचर कैसा है बेटा, सेम है। और मैंने ये डब्बे में इस हिस्से में देखा, इस पर्टिकुलर हिस्से में कितने गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैंने देखा कि जितने गैस मॉलिक्यूल्स तुम्हारे हाइड्रोजन एटम के हैं, उतने ही गैस मॉलिक्यूल्स आपको ऑक्सीजन के भी नजर आएंगे। ये फर्क नहीं पड़ता ये दोनों अलग अलग गैसेस हैं, ये फर्क नहीं पड़ता कि ये दोनों अलग अलग गैसेस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है बेटा आपको? चाहे अगर आपका प्रेशर सेम है, अगर आपका टेम्परेचर सेम है, ये दो बातें सेम है, अगर कौन कौन सी बात, प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो हम ये कहेंगे कि भैया इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैसे आएंगे, सेम ही है। इस अजम्पशन को कहा गया था एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। इस अजम्पशन को कहा गया था एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, इसी कहा गया था एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। याद है बीच में मैंने कहा था कि उससे हम लोग ने एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस को सही तरीके से समझ पाए थे हम लोग, ठीक है। तो अगर ऐसी बात है कि हम लोग एक किसी भी ये वैल्यू फिक्स होती है, तो अगर मैं एक डब्बा लेता हूं, मैंने एक कंटेनर लिया जिसका वॉल्यूम 22.4 लीटर्स है, जिसका वॉल्यूम क्या है, 22.4 लीटर्स है, और यहां पर ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे है। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, और आपका प्रेशर क्या होगा, 1 atm, जिसको आप क्या बोलते हैं, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, एक डब्बा लिया जिसमें गैस भरी हुई है ना, और मैंने कहा कि ठीक है, इसका डब्बे का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर्स। इस डब्बे का वॉल्यूम क्या होगा, 22.4 लीटर्स। अच्छा, यहां टेम्परेचर कितना सेट कर रहे हैं अपन, 273 केल्विन। प्रेशर कितना सेट करें, 1 atm। इसको क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो जब मैं इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे मैं सेट करता हूं, और मैं देखता हूं कि भैया जरा काउंट कर तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, है ना। तो जब मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किया, तो वो कम आया, वो आया क्वांटिटी 6.023 इंटू 10⁻23। 6.023 इंटू 10⁻23, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आए। इसको फिर नाम दिया गया, इस क्वांटिटी को नाम दिया गया एवोगैड्रोस नंबर, है ना। इसको नाम दिया गया एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, है ना, या इसको कहा गया 1 मोल ऑफ गैस। आगे जाके इसको कहा गया 1 मोल ऑफ गैस। अब ऐसा क्या है, जैसे कि हम लोग, जैसा मान लो मार्केट में हम लोग केले लेने जाते हैं, बनानास, तो हम डजन से लेते हैं। अंडे लेने जाते हैं तो वो भी क्या लेते हैं, डजन से लेते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, आइए, क्लास का टाइम मालूम नहीं आपको, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी अंडे लेते हैं आप, केले लेते हैं, तो डजन से लेते हैं, है ना। एक क्वांटिटी बोलते हैं ना, 1 डजन दो, 2 डजन दो, 3 डजन दो, आधा डजन दो। वैसे ही जब आप केमिस्ट्री में केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना, मुझे ऑक्सीजन गैस लेना है, तो मैं किलो से नहीं लेता, मैं मोल्स से लेता हूं। मुझे इतनी मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस चाहिए, इतनी मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस चाहिए, है ना, इतने मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस चाहिए। तो इस तरह से जब केमिकल स्टडी होता है, तो हम किलो से या नंबर नहीं बोल सकते, इतने 10 मॉलिक्यूल उठा के लेके आ, ऐसा नहीं बोल सकते, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। फिर सवाल उठा होगा एक मन में कि सर आपने ये वैल्यू ही क्यों चुना, 22.4 लीटर्स ये वॉल्यूम ही क्यों चुना। उस पर आते हैं, मगर आप पहले आप लिख लो, क्योंकि ये इतना डिटेल में नहीं है नोट्स में। तुमने पढ़े नहीं करे, हाँ फरहान, मैसेज पढ़ा नहीं, टाइम टेबल डालेगा ना कल नया, इधर 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 है, ये है, चला जाओ, समझा ये पॉइंट, ठीक है। अभी का एक काम करो, लिख लो ये पूरा, पूरा लिखो।
तो जैसे कि मैंने कहा कि 22.4 लीटर्स का वॉल्यूम ही क्यों चुना गया, क्योंकि इस वॉल्यूम पर एट 22.4 लीटर्स, एट 22.4 लीटर्स मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस जो है आपके मोलार मोलार मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है इस पर्टिकुलर वॉल्यूम पे। तो जो मास ऑफ गैस होता है मोलार मास के क्या होता है, बराबर होता है इस पर्टिकुलर वॉल्यूम पे, इसीलिए 22.4 लीटर्स ऑफ गैस चुना गया। आई बात समझ में? तो हमने कहा कि देखो यहां पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कितने आया, 6.023 इंटू 10⁻23, और इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग ने क्या नाम दिया, 1 मोल। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि एट 1 मोल मास ऑफ गैस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मोलार मास ऑफ गैस। तो मैं यहां लिख सकता हूं फॉर 1 मोल, या 1 मोल इज इक्वल टू, यहां लिख सकता हूं मैं मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलार या मास ऑफ गैस, अगर इक्वल टू है तो, जैसा अगर इक्वल है तो, है ना, अगर ये इक्वल है तो अगर सपोज करो मास ऑफ गैस इज नॉट इक्वल टू मोलार मास ऑफ गैस, अगर मान लो मोलार मास ऑफ गैस से के इक्वल नहीं है, ये कब था, ये 1 मोल ऑफ गैस था जब, तो हम लोग ने कहा कि चलो ठीक है 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू, तो फिर मैं इस तरह से 1 लिख सकता हूं उसकी जगह, और फिर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। बट इन केस हमारा कुछ वॉल्यूम अलग है, डब्बे का जो वॉल्यूम है 22.4 लीटर्स नहीं है, तो उसमें जो गैस मॉलिक्यूल नंबर ऑफ जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल तो होंगे नहीं हो, तो बोले फिर कितने होंगे, तो कैसे पता लगाऊंगा मैं, तो सिंपल है, आपको क्या करना है, मास ऑफ गैस को डिवाइड करना है मोलार मास से या मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है ना, जिसको मैं मास ऑफ गैस को स्मॉल m से और मोलार मास को कैपिटल M सफिक्स 0 से रिप्रेजेंट करता हूं मैं। तो इस तरह से इक्वल होगा। आप खुद देख सकते हैं कि अगर मैंने म्यू की वैल्यू 1 डाल दिया, म्यू की वैल्यू मैंने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया, तो क्या होगा फिर m0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m, और हम जानते हैं कि जब 1 मोल ऑफ गैस होते हैं कंटेनर में, तो मास ऑफ गैस और मोलार मास कैसे होता है, इक्वल होता है ना, तो हम रिवर्स में जाए तो वैसे होता। सिमिलरली अगर मैं कहूंगा ठीक है एक कंटेनर में मैं बोलूंगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो अगर जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसको आप एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने भी है उसको अब क्या करो, एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करो, तो वो आपको क्या दे देंगे, नंबर ऑफ मोल्स दे देंगे। वंस अगेन म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, या फिर स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डिपेंड करता है। तो खैर हम लोग ने ये देखा कि ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स को इस तरह से भी लिखा जा सकता है और नंबर ऑफ मोल्स को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर ये जो इक्वेशन है थोड़ा सा बदल के लिखना पड़ेगा, तो बोले पीवी इज इक्वल टू एन के टी के जगह मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, है ना, तो पीवी इज इक्वल टू एन के टी की जगह पीवी इज इक्वल टू एन ए, या फिर मैं बोलूंगा म्यू एन ए के इंटू टी। इस इक्वेशन को आप ऐसा लिख सकते हैं, जैसे कि एन अपॉन एन ए है ना, म्यू इज इक्वल टू क्या है, एन अपॉन एन ए, और हमारे पास पुरानी इक्वेशन क्या आई थी, पीवी इज इक्वल टू एन के टी आई थी। अब एन के जगह क्या करेंगे आप, एन के जगह म्यू टाइम्स ऑफ एन ए डाल दो, एन के जगह क्या डालो, म्यू टाइम्स ऑफ एन ए, मैंने डाल दिया वहां पे इस तरह से। मगर इस इक्वेशन में दो कांस्टेंट आ गए, एक एवोगैड्रोस नंबर एक कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वो भी एक कांस्टेंट है। जैसे मैं बोलूंगा एक डजन में कितनी आते हैं पार्सल, जो भी आइटम्स है कितने आते हैं, 12, तो जब एक डजन बोलते हैं तो अपन उसकी क्वांटिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। तो वैसे ही मैं कहूंगा जब एवोगैड्रोस बोलता हूं तो वो क्वांटिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, वो बदलती थोड़ी है। तो इसी तरह से हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो एन ए और के को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर जो एक नई वैल्यू आती है 8.314, है ना, इसको नाम दिया गया कैपिटल आर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो अब ये फिर फॉर्मूला बनेगा इस तरह से, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। अब यहां पर ये आइडियल गैस की दूसरी इक्वेशन का जन्म हुआ। एक ये पहले हो चुका था, पीवी इज इक्वल टू एन के टी, पहले वो हुआ था, फिर उससे पता चला इस के बारे में, आई बात समझ में, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, दिस इज द इक्वेशन फॉर आइडियल गैस, गॉट दैट, ठीक है। अब इसमें ऐसा है कि मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं,
PV इज इक्वल्स टू, अगर मैं लिखा कि NKT वाला फॉर्मूला यूज करता हूं तो N अपॉन V KT लिखा जा सकता है, N बाई वी, जहां पर N बाई वी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो फिर मैं इसको स्मॉल NKT करके लिख सकता हूं फॉर्मूले को। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं मान लो PV इज इक्वल्स टू म्यू RT है, तो म्यू को क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ गैस अपॉन मोलार मास ऑफ गैस इनटू RT। अच्छा, ये मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी। तो फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, रो अपॉन M0 RT, है ना। ये इक्वेशन को लिखने के और कई तरीके हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम और इन टर्म्स ऑफ गैस डेंसिटी, जिसको हम लोग कहेंगे, इस तरह से लिखा जा सकता है। आया समझ में। अब अगर इसमें मैं एक सवाल करूं कि मुझे बोल्ट्जमान कांस्टेंट का डायमेंशन और साथ ही साथ आपको नंबर ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप, सोचिए। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन और बोल्ट्जमान कांस्टेंट का डायमेंशन चाहिए मुझे, दोनों का डायमेंशन चाहिए, कैसे आएगा। एक इक्वेशन है PV इज इक्वल टू NKT, तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट का डायमेंशन क्या आएगा, बताओ। क्या आएगा, PV का डायमेंशन क्या होता है, M1L2T-2। PV जो है ना, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, इसका डायमेंशन और ये वर्क डन के बराबर होता है M1L2T-2। तो ऊपर वाला डायमेंशन आएगा M1L2T-2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कोई डायमेंशन नहीं होता। टेम्परेचर का डायमेंशन हम लोग K1 या θ1 करके बोलते हैं, मैं चलो K1 बोल देता हूँ। तो अब ये मेरे पास आएगा M1L2T-2 K-1। अच्छा ठीक है, फिर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट PV इज इक्वल टू म्यू RT, R इज इक्वल टू PV अपॉन म्यू इंटू T। तो R इज इक्वल टू PV का डायमेंशन क्या होगा, M1L2T-2। म्यू का डायमेंशन क्या रहेगा, मोल इनवर्स, और टेम्परेचर का डायमेंशन क्या रहेगा, सॉरी मोल ही रहेगा, ऊपर जाके इनवर्स होगा, है ना, मोल 1 K1। और फिर कुल मिलाकर फिर क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू फिर M1L2T-2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन। कई जगहों पे गलत डायमेंशंस दिए हुए हैं, जैसे कि ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का जो डायमेंशन है ये बोला गया है, गलत है वो, है ना। इवन कुछ यूट्यूब के उसमें भी देखा मैंने कि ये ऐसा ये डायमेंशन दे दिया उन्होंने, जो कि गलत आता है। ठीक है, ध्यान रखो, देख लो। ध्यान दो इधर। तो देखो बेटा, अब हमारा है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रियल गैस एंड आइडियल गैस graphically। comparative study of real gas and ideal gas graphically। तो जो गैस इस इक्वेशन को फॉलो करती है PV इज इक्वल टू म्यू RT, उसको हम लोग कहते हैं आइडियल गैस, इसीलिए उसको कहा गया है आइडियल गैस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को फॉलो करना मतलब गैस के सारे लॉस को फॉलो करना, है ना, बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को, डेल्टन्स लॉ को, उसको फॉलो करना। तो क्या लगता है कि सारी गैस एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करती है क्या, नहीं, गैस का बिहेवियर थोड़ा बहुत अलग होता है। जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सी इक्वेशन लेता हूं, PV इज इक्वल्स टू म्यू RT। ओके, तो अगर मैंने PV अपॉन T लिया तो ये म्यू R के बराबर आएगा फॉर गिवन सैंपल ऑफ गैस। मतलब मेरे पास एक गैस का जो सैंपल है तो उसका म्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब एक डब्बे में मैंने गैस भर के रख दिया, है ना, अब ना उसमें कोई गैस मैं डालने वाला हूं ना उसमें से निकालने वाला हूं। अगर गर्म भी करूंगा तो सब उस डब्बे के अंदर बंद करके गर्म करूंगा। तो तेरे को नहीं लगता अब म्यू की वैल्यू फिक्स हो गई, है ना। एक डब्बे में तूने क्या करा, 18 के लिए रख दिया।
18 केले रख दिया। मैंने बोला अच्छा ठीक है, अब कितने केले उसके अंदर? 1.5 डजन, है ना। तो डब्बे को खोल के उसमें से एक भी केला निकालने नहीं वाला, उसमें कुछ डालने भी नहीं वाला। जाहिर बात है म्यू की वैल्यू कैसे रहेगी, डजन जो वो क्वांटिटी कैसे रहेगी, कांस्टेंट। तो पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, तो पीवी अपॉन टी इक्वल टू म्यू आर। तो आइडियल गैस के लिए मैं ये ग्राफ कैसे बना सकता हूँ, एक ग्राफ बना सकता हूँ मैं आइडियल गैस के लिए। कि एक्स एक्सिस पे मैं सबसे पहले प्रेशर लूंगा और वाई एक्सिस पे लूंगा मैं पीवी अपॉन टी। वाई एक्सिस पे क्या लूंगा मैं, पीवी अपॉन टी। तो जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा कि मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं बढ़ा रहा हूं बढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या देखता हूं कि ये ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये ग्राफ किसका है बेटा, आइडियल गैस का। तो ये ग्राफ किसका है, आइडियल गैस का। आई बात समझ में आपको। और अब अगर सपोज करो मैंने रियल गैस के लिए ये ग्राफ बनाया, अगर मैंने यही ग्राफ रियल गैस के लिए बनाया तो ये ग्राफ कैसा बनेगा। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एट टेम्परेचर T1 ये ग्राफ बनाता हूं, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। टेम्परेचर T1 पे, शुरुआत का टेम्परेचर T1, तो गैस मैंने देखा ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है। अच्छा ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि गैस का टेम्परेचर बढ़ाते चले जाऊंगा। ये रियल गैस है, तो रियल गैस का अब ये ग्राफ कैसा बनेगा, थोड़ा सा ऐसा बनेगा टेम्परेचर T2 पे। चलो ठीक है, टेम्परेचर और बढ़ाओ तो आप देखेंगे ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा टेम्परेचर T3 पे, है ना। रिमेंबर वन थिंग कि यहां पर T1 इज ग्रेटर देन T2, इट इज ग्रेटर देन T3, है ना। आपका T1 टेम्परेचर ज्यादा है, T2 टेम्परेचर से कम है, T3 टेम्परेचर दरकार है। अगर आपने नोटिस किया होगा ब्लू लाइन के करीब आपकी रेड लाइन कब हुई, ये देखो ये सबसे करीबी लाइन है उसके, और ये इसके करीब कब हुई, जब टेम्परेचर बढ़ाया आपने, है ना, जब टेम्परेचर बढ़ाए। दूसरा, जब प्रेशर की वैल्यू लो है। देखो अब अगर आप हाइयर प्रेशर पे जा रहे हैं तो तुमने देखा होगा ये रेड कलर की लाइन ऊपर जा रही सीधा, है ना, और ब्लू कलर की लाइन तो सीधा जा रही है, तो उसको मैच कर रही है वो नहीं। तो इसके बेसिस पे हम लोग एक अजम्पशन यहां पे लिखते हैं कि रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो रियल गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करती है, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। आई बात समझ में। ये ग्राफ को बहुत अलग अलग तरीके से बताया गया है। जैसे कुछ की ग्राफ को कैसे बताया गया है, म्यू को यहां ले लिया गया है पीवी अपॉन म्यू टी, और यहां पर सिर्फ आर लिया गया है ना, सॉरी यहां पर सिर्फ क्या लिया हुआ है, आर। तो ये जो आपका, जैसे मैं बोलूंगा ये इंटरसेप्ट क्या है, तो बोले ये म्यू आर है, ये वैल्यू क्या है, म्यू आर है। तो यहां वाई एक्सिस पे क्या है, पीवी अपॉन टी है। तो कुछ किताबों में पीवी अपॉन म्यू टी लिया गया है और यहां पर आर लिया गया है। एनसीईआरटी में इसी तरह से लिया, मैं एक बार चेक कर लेता हूं एनसीईआरटी का। हाँ सही है, एनसीईआरटी का तो ऐसी है। तो पीवी अपॉन टी करके लिया हुआ है, और कुछ किताबों में ऐसा भी हुआ है कि ये ग्राफ को क्या करा है, पीवी अपॉन म्यू टी लिया है और आर बनाया गया। कुछ किताबों में ऐसा भी किया गया है कि पीवी अपॉन म्यू आर टी ले लिया गया। अगर मैं म्यू आर को भी इधर ले लिया लेके आ जाऊं तो यहां आरएचएस में क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहां से 1 लेके उसको बताया गया। तो सबका मीनिंग एक ही हुआ, अलग अलग नहीं है इसका मीनिंग, ये याद रखना आपने, है ना। और इस गैस, ये हमको ग्राफ क्या बताना क्या चाहता है, ये ग्राफ ड्रॉ करके हम क्या साबित कर रहे हैं, हम ये साबित कर रहे हैं कि देखो रियल गैस और आइडियल गैस भले ही अलग अलग है, उनका बिहेवियर भी अलग अलग होता है थोड़ा बहुत, मगर ये दोनों एग्जैक्टली एक जैसे, एग्जैक्टली भी अप्रोक्सीमेटली एक जैसे कब होंगे, एट लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर। इसी तरह बॉयल्स लॉ को भी दिया गया, बॉयल्स लॉ का भी वेरिफिकेशन हुआ। बॉयल्स लॉ हम लोग जानते हैं, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अब मैं क्या करूंगा, फिर से यहां ग्राफ की प्लॉटिंग करूंगा। मैं वाई एक्सिस पे प्रेशर लूंगा, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम लूंगा, और यहां पर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा। जस्ट अ मोमेंट।
रेड नहीं चाहिए। हाँ, तो जैसे कि एनसीईआरटी में बताया गया है कि स्टीम स्टीम होता है ना, स्टीम पानी की भाप, वेपर, उसको क्या किया गया, उसका हम लोग ने क्या किए, वॉल्यूम चेंज कर करके देखे और प्रेशर को नोट किए, स्टीम को, और फिर हम लोग ने इसका ग्राफ प्लॉट किए। तो ग्राफ कुछ ऐसा आया, एट सर्टेन टेम्परेचर से T1, ये ग्राफ कुछ ऐसा आया था, से T1 टेम्परेचर पे ग्राफ कुछ ऐसा आया। बातें मत करो। फिर उसके बाद टेम्परेचर को बढ़ाया मैंने, तो ये T2 टेम्परेचर पे ग्राफ कुछ ऐसा आया था। फिर उसके बाद मैंने टेम्परेचर को और बढ़ाया, तो मैंने नोटिस किया कि देखो भाई अब ये ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है T3 टेम्परेचर पे। रिमेंबर वन थिंग, T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। ओके, एनसीईआरटी में थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है। उल्टा कैसा, वहां पर जैसे मैंने T1 T2 T3 लिया ना, इसने इसको T1 T2 T3 लिया, और T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3 लिया उसने। ठीक है, बट वो मुझे थोड़ा सेंस नहीं बना, अपन पहले टेम्परेचर को लो करके बढ़ाएंगे, तो इसीलिए मैंने थोड़ा उल्टा लिया, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, खैर, तो मैंने क्या देखा कि यहां पर एट ये अलग अलग टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर्स, यहां पर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट किया गया। और जब आप ये अलग अलग ग्राफ प्लॉट किए हैं, तो अब मैं क्या करना चाहता हूं कि ये जो गैस है, ये रियल गैस का, मैंने क्या स्टीम बोला, मैंने स्टीम का ग्राफ ऐसा बना। स्टीम एक रियल गैस है, एक हाइपोथेटिकल है कि इमेजिनरी गैस है, क्या नहीं, एक रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। तो मैंने उसका वॉल्यूम बदल बदल के देखा, टेम्परेचर को पहले फिक्स रखा, वॉल्यूम बदल बदल के देखा, प्रेशर का क्या हाल हो रहा है मैंने वो नोटिस किया। अब मैं क्या करने वाला हूं, एक आइडियल गैस लूंगा मैं, और आइडियल गैस का भी इस तरह से प्लॉटिंग करूंगा। तो जब मैं आइडियल गैस का प्लॉटिंग करता हूं इसी तरह से, तो अब मैं ये देखता हूं ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, इसको थोड़ा डॉटेड बना दिए तो और अच्छा, क्योंकि वहां पर डॉटेड बताया हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद ऐसा। तो वंस अगेन अगर आप देखेंगे, वंस अगेन अगर आप नोटिस करेंगे इस बात को, तो आपको ध्यान में आएगा ये बात कि हम ये देख सकते हैं कि अरे यार, ये लोअर टेम्परेचर पे तो ये ग्राफ देखो कहाँ है, और ये कहाँ आ रहा, T1 ग्राफ टेम्परेचर पे है ना, T1 टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे, T3 टेम्परेचर पे। तो देखो T1 टेम्परेचर में रियल गैस का ग्राफ इधर आ रहा, और आइडियल गैस का ग्राफ इधर आ रहा। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाए तो ये थोड़ा देखो, थोड़ा फासला कम हुआ उनके बीच में का, और जब टेम्परेचर मैंने और ज्यादा बढ़ाया तो फासला काफी ज्यादा कम हुआ। मैं बोलूंगा किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दोनों ग्राफ एग्जैक्ट भी नहीं कहूंगा, काफी हद तक एक जैसे नजर आते हैं T3 टेम्परेचर पे। मतलब T3 टेम्परेचर पे हुआ क्या कि रियल गैस वाज बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस, और तुमने नोटिस किया होगा T3 टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। तो वंस अगेन मैं ये पॉइंट को बोल सकता हूँ क्या, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, है ना, लो प्रेशर रीजन, देखो ये लो प्रेशर रीजन है ना, हाई प्रेशर पे थोड़ा सा इनका फासला आ गया था, लो प्रेशर पे फासला और भी कम हो गया था। तो एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। आई बात समझ में? ठीक है, अब इसी तरह से एक और ग्राफ का यहां पर फिर प्लॉटिंग हुआ है, जिसको मैं चार्ल्स लॉ से रिलेटेड बताऊंगा। चार्ल्स लॉ से रिलेटेड एक्स एक्सिस पे आपने लिया है वॉल्यूम, एक्स एक्सिस पे आपने लिया है वॉल्यूम, वाई एक्सिस पे आपने लिया है टेम्परेचर। और वॉल्यूम वर्सेस मैं देखूंगा सबसे पहले यहां पर कौन सा गैस चला, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राफ बनाए गए एट डिफरेंट प्रेशर्स। तो डिफरेंट प्रेशर्स पे जो ये ग्राफ बन के आए हैं कुछ इस तरह से, फिर उसके बाद कुछ इस तरह से बढ़ा, फिर ये ऐसा। तो डिफरेंट प्रेशर हमने देखा कि ये ग्राफ कुछ इस तरह से है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि शुरुआत में प्रेशर को मैं क्या रख रहा हूं, हाई रख रहा हूं, P1 मान लो प्रेशर। फिर मैं धीरे धीरे प्रेशर को क्या करूंगा, कम करते जाऊंगा।
मैं पहले टेम्परेचर को बढ़ा रहा था, यहाँ प्रेशर को क्या करूंगा, मैं कम करते जा रहा हूं। तो अब मैं क्या देखता हूं कि जब ये प्रेशर्स मैं क्या करता हूं, वेरी करता हूं, अलग अलग प्रेशर्स, बंद करो, बंद करो। ओके, ध्यान दीजिए। तो अब मैं क्या करूंगा कि प्रेशर्स को मैं वेरी करते जाऊंगा। तो मैं देखता हूं कि भाई ठीक है, एट हाई प्रेशर देखो सर, तो देखो प्रेशर को आप कम करते जा रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं क्या, नहीं, प्रेशर को आप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। जैसे जैसे प्रेशर कम करते चले जा रहे हैं, आपने नोटिस ये किया कि देखो ग्राफ, दोनों ग्राफ के बीच में करीबी बढ़ते जा रही है। तो एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, याद रखना यहां पे P3 इज लेस देन P2 इज लेस देन P1। तो एट हाई टेम्परेचर एंड एट लो प्रेशर मुझे वंस अगेन क्या नजर आ रहा है, सिमिलैरिटी ग्राफ में। मतलब वंस अगेन ये बात प्रूव होती है कि एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। अब ये ग्राफ, तुमको एक ग्राफ में डायरेक्टली ग्राफिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, तुमको ग्राफ बना के दे सकता है अलग अलग। जैसे मान लो मैंने क्या करा कि ये दोनों करीब बनाया ना, इसको दूर दूर बना सकता हूं, इसको नजदीक बना सकता हूं, और मैं बोलूंगा कि भैया देखो एक ग्राफ सही है क्या, गलत वाला कौन सा ग्राफ है, सही वाला ग्राफ कौन सा है, वो पहचानो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे को आ सकते हैं। या फिर डायरेक्टली ये रिलेशन देगा, बताओ P3 P2 और P1 के बीच में क्या रिलेशन है, ये हाइयर P3 है कि मतलब P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1 है, या P3 इज लेस देन P2 इज लेस देन P1 है। इस तरह के क्वेश्चंस तुमको आ सकते हैं, ठीक है। और एक आया है आपका आखिरी पॉइंट इसमें आएगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, सो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ध्यान दीजिएगा बेटा इधर इस पे। मैंने क्या किया, एक डब्बा लिया, डब्बे के अंदर एक पर्टिकुलर गैस भरी हुई है जिसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, μ1 है। और इसी तरह से एक दूसरी गैस भरी हुई है, इसके नंबर ऑफ मोल्स μ2 है। इसी तरह से तीसरी गैस भरी है जिसके नंबर ऑफ मोल्स μ3 है। तो मैं बोलूंगा कि देखो अगर मान लो यहां पर सिर्फ फर्स्ट गैस होती भरी हुई, फर्स्ट गैस जिसका प्रेशर क्या रहेगा, P1, फिर आया सेकंड गैस जिसका रहेगा प्रेशर P2, अबे धनालय को इधर ध्यान दो, बातों में बिजी है। थर्ड गैस जिसका प्रेशर क्या रहेगा, P3। मान लो इस डब्बे में सिर्फ पहली वाली गैस भरा मैंने जिसका प्रेशर क्या है, P1 है, उस वक्त प्रेशर कितना आया, P1 आया। फिर मैंने पहली वाली गैस खाली किया और दूसरी वाली गैस भरा मैंने, है ना, उसका प्रेशर कितना आया, P2। फिर दूसरी गैस को खाली किया, अब तीसरी गैस भर दिया मैंने, उसका प्रेशर कितना आया, P3। ओके, अब मैं कहूंगा चलो ठीक है, अब तीनों गैस को एक साथ भर दो, तीनों गैस को एक साथ भर दो। चलो तीनों गैस को एक साथ भर दिया, और अब मैं बोलूंगा यहां पर फॉर्मूला इक्वेशन क्या आएगा, PV इज इक्वल टू μRT, है ना, जहां पर म्यू क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं म्यू को μ1 प्लस μ2 प्लस μ3, अगर तीन गैसेस भरे हुए तो, और अगर मल्टीपल गैसेस और भी भरी हुई है तो μn इंटू RT, है ना, अलग अलग गैस के नंबर ऑफ मोल्स। फिर इसको मैं सेपरेट करूंगा, μ1 RT प्लस μ2 RT प्लस μ3 RT प्लस डैश 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 प्लस μn RT। तो बोले ये क्या हो जाएगा फिर, P1 भी
प्लस P2V प्लस P3V प्लस डॉट 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 प्लस PNV। आप बोलेंगे सर V के साथ 1 2 3 नहीं लगेगा क्या? अरे नहीं रे बाबा, जब तूने पहली गैस भरा होगा तो उसका वॉल्यूम ये होगा, दूसरी गैस भरा होगा तब भी वॉल्यूम वही होगा, सभी गैसेस एक साथ भर दिया तब भी तो वॉल्यूम वही होने वाला है। सब में से V कॉमन निकल के क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू फिर क्या होगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 प्लस Pn। मतलब क्या हुआ, ये क्या कहना चाहता है कि अगर मैं एक एक बारी बारी से जब गैस भरूंगा डब्बे में, और जो बारी बारी से जो प्रेशर आएगा है ना, और आप एक साथ जो भर देंगे, और जो कुल मिला के जो प्रेशर आएगा वो इन सभी बारी बारी से भरे हुए गैसेस के प्रेशर के बराबर होगा। इसको कहा जाता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आई बात समझ में? ठीक है, लिख लो फिर ये पूरा।